हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका पीयूष ग्रंथि। देखिए, आज हम यहाँ पीयूष ग्रंथि के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, इट मींस स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पीयूष ग्रंथि की सामान्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, क्या इसका आकार है और क्या इसका मैन पावर है, ये थोड़ा सा अपन बताएं। देखिए बच्चों, पीयूष ग्रंथि जो है वह हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत, हमारे मस्तिष्क के स्फिनोइड अस्थि, लगभग यहाँ साइड में स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्शिका नामक गर्त के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ? स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्शिका नामक गर्त के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर के व्यास की होती है बच्चों। इसका व्यास जो है वो लगभग कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो इसका क्या होता है बच्चों? व्यास होता है, और लगभग जो है 500 mm जो है बच्चों इसका क्या होता है? वजन होता है। मतलब ये एक बहुत ही छोटे दाने के समान संरचना होती है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है? लगभग बहुत छोटा भाग, 1 सेंटीमीटर भाग जो है, इतना सा हिस्सा जो है इसका क्या होता है? व्यास होता है, और इसका जो वजन है वह लगभग कितना होता है? 500 mm मिलीग्राम होता है। ठीक है बच्चों, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्शिका जो गर्त है उसके अंतर्गत एक तंतुनुमा संरचना होती है, जिसे अपन कहते हैं इनफंडिबुलम तंतु, या ठीक है, इनफंडिबुलम तंतु। और उस इनफंडिबुलम तंतु के द्वारा किससे जुड़ी हुई होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के ऊपर पाई जाने वाली क्या है? ग्रंथि होती है, ठीक है, जो कि इनफंडिबुलम से जुड़ी हुई होती है। तो ये तो इसकी क्या हुई बच्चों? स्थिति हुई। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के सामान्य व्यवहारिक रूप के बारे में। तो देखिए बच्चों, पीयूष ग्रंथि को हम एक और उपनाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस। इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। और एक इसका ऐसे कॉमन नेम होता है, हम कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? अपन मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मास्टर से ग्लैंड क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड इसलिए अपन कहते हैं इसको क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि जो है वह हमारे, या यूं कहूं कि मेमेलियंस जो है उनकी जो अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं उनकी क्या करता है? उनका नियमन करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? मास्टर ग्लैंड। इट मींस क्या करता है? नियमन और नियंत्रण करता है। तो इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात है कि एक तरफ तो पीयूष ग्रंथि जो है वह अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियमन करती है, और दूसरी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो खुद पीयूष ग्रंथि का भी क्या करती है? नियमन एवं नियंत्रण करती है। और वो ग्रंथि कौन सी बच्चों? वो ग्रंथि है कौन सी? हाइपोथैलेमस। इसलिए इस हाइपोथैलेमस को उपनाम दिया गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि तो क्या है? मास्टर ग्लैंड है, लेकिन जब इसका भी नियंत्रण करने वाली दूसरी ग्रंथि है तो उसका नाम क्या हो गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इट मींस हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात थी क्या बच्चों कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, इसका आकार कैसा है, कितना इसका वजन है, और यह है क्या। हाँ, एक बात और, पीयूष ग्रंथि के द्वारा बच्चों जो है लगभग 9 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है। कितने? 9 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का क्या किया जाता है? स्त्रवण किया जाता है,
जो कि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करती है, नियमन करती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो देखिए बच्चों, यहां मैंने डायग्राम बना रखा है पीयूष ग्रंथि की संरचना। तो देखिए बच्चों, पीयूष ग्रंथि जो है वह मुख्यतः दो पालियों में विभाजित होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर लूप और पोस्टीरियर लूप, इन्हें जो है हम अन्य नाम अर्थात एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है बच्चों कौन सा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, अर्थात इसे हम दो पालियों में विभाजित करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो देखिए जहां ये रेड कलर से मैंने यहां पर इसको जो है बना रखा है, ये कौन सा भाग हो गया इसका, एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया। और दूसरा जो मैंने यहाँ ये ब्लैक कलर से इसको लाइन जो किया हुआ है, ये कौन सा है इसका, न्यूरो हाइपोफाइसिस है। अब देखिए ये प्रत्येक लूप जो है वह 3 भागों में विभाजित है। यहां ऊपर ही ऊपर सबसे पहले जो एक नलिका के समान संरचना दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है, जो यहां ये ऊपर नलिकाकार संरचना जो दिखाई दे रही है, इसी को क्या कहा गया बच्चों, पार्स ट्यूबरलिस कहा गया है। ठीक है, तो दोनों तरफ है ये पार्स ट्यूबरलिस जो है, इसके चारों ओर लिपटी होती है। इनफंडिबुलम जो इसका भाग है, इस इनफंडिबुलम स्टाल्क के चारों तरफ जो है इस कौन सा, एडिनो हाइपोफाइसिस का ये ऊपरी भाग इसके ओर क्या हो, लिपटा हुआ होता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, पार्स ट्यूबरलिस हो गया। ठीक है, दूसरा है बच्चों कि इन दोनों लूपों के बीच का जो भाग है, जो कि मैंने यहां ब्लू लाइन से ये बना रखा है, ये कौन सा हो गया, पार्स इंटरमीडिएट। तो देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि इस इनफंडिबुलम के चारों ओर लिपटी हुई होती है, तो वो कौन सा हो गया, पार्स ट्यूबरलिस हो गया। और इन दोनों लूपों के मध्य का जो भाग होता है, ये कौन सा हो गया, पार्स इंटरमीडिएट या पार्स इंटरमीडिया। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, दो के बीच जो पाई जाने वाली संरचना वो होती है, या जो वस्तु होती है वो क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट कहलाता है। तो यही ये नाम दिया हमने यहां पर क्या, पार्स इंटरमीडिया। इसके बाद इसका जो लास्ट वाला भाग होता है, पोस्टीरियर एंड होता है या पोस्टीरियर पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, वह है क्या है, पार्स डिस्टेलिस। डिस्टेलिस मतलब दूरस्थ, पार्स डिस्टेलिस मतलब दूरस्थ भाग किसका, एडिनो हाइपोफाइसिस का। तो ये कौन सा हो गया, इसका तीसरा भाग हो गया बच्चों, कौन सा, पार्स डिस्टेलिस। इसके अलावा यहां पर एक और संरचना, एक क्लिफ्ट पाई जाती है, एक विशिष्ट संरचना होती है, खाली रिक्त स्थान सा इसके बीच में पाया जाता है, इसका क्या नाम दिया गया है, क्लिफ्ट बोला गया है। आया समझ में? ठीक है, तो ये संरचना हो गई किसकी, इसके एक पार्ट की, एंटीरियर पार्ट जिसको हमने कहा है एडिनो हाइपोफाइसिस, और एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 भाग हो गए। अब इसी प्रकार से यहां दूसरी पाली है आपकी पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर लूप। तो पोस्टीरियर लूप को नाम क्या दिया गया बच्चों, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या नाम दिया गया है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी यहां 3 पार्ट है। पहला है यहां पर बच्चों कौन सा, पहला है मीडियन एमिनेंस। तो देखिए मीडियन एमिनेंस क्या है, देखिए बच्चों यहां पर ऊपर लिखा हुआ है क्या, हाइपोथैलेमस। इट मींस यहां पर ये गर्त है, इस गर्त के अंतर्गत ये क्या, सेलाटर्स का गर्त के अंतर्गत ये क्या पाई जा रही है, पीयूष ग्रंथि पाई जा रही है। तो इस गर्त के अंतर्गत ये लटकी हुई है क्या, पीयूष ग्रंथि। तो लटकी हुई है इस भाग से, इनफंडिबुलम से। ठीक है, तो इस इनफंडिबुलम के ऊपरी भाग जो है, जहां पर ये 2 भागों में विभाजित होता है, ये 2 शाखाएं हैं, तो यहां पर ये क्या है, इस प्रकार से हाइपोथैलेमस होता है ये। ठीक है, तो यहां पर जो 2 भाग हैं, 2 शाखाओं में विभाजित होता है। मीडियन भाग मतलब मीडियन एमिनेंस, मध्य विदर, विदर मतलब खांच। तो ये जो खांचनुमा भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका कौन सा भाग हो गया, मीडियन एमिनेंट। ठीक है, मीडियन एमिनेंट मतलब मध्य दरार या विदर। आपका इसको हिंदी में लिखेंगे क्या कि मीडियन मतलब मध्य दरार किसकी, यहां हाइपोथैलेमस, इन दोनों लूपों के मध्य की जो दरार है वो क्या कहलाती है, मीडियन एमिनेंस कहलाती है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा है यहां पर कि इसका इनफंडिबुलर स्टाल्क। तो ये जो स्टाल्क है, स्टाल्क मतलब छड़नुमा संरचना, ठीक है, स्टाल्क। ठीक है, तो ये इसमें जो है यहां इसके लटकी हुई रहती है और ये इसके चारों ओर लिपटा होता है। तो ये कौन सा हो गया, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से निर्मित इनफंडिबुलर स्टाल्क। तो ये एक तंतु की संरचना के रूप में यहां होता है, जिससे ये लटकी हुई रहती है। तो ये मध्य भाग ये हो गया। और तीसरा भाग है इसका पार्स नर्वोसा, जो कि इसका एक तरह से
न्यूरो हाइपोफाइसिस का अंतिम सिरा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये यहां पर जो है पीयूष ग्रंथि की पूरी संरचना को यहां पर ये क्लियर करता है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं यहां पर कि यहां ये जो संरचना है, इस संरचना का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए बच्चों, वैसे तो जो है सामान्य रूप से सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये डेवलपमेंट के रूप में कैसी होती हैं, एक्टोडर्मल होती हैं बच्चों। कैसी होती हैं? एक्टोडर्मल होती हैं। इट मींस एक्टोडर्म से परिवर्तित होती हैं ज्यादातर अंतःस्रावी ग्रंथियां, और उसी क्रम में हमारी जो पीयूष ग्रंथि है यह भी किससे डेवलप होती है, एक्टोडर्म से ही परिवर्तित होती है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कौन सी संरचनाओं से होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, जो ये गर्त है, ठीक है, ये जो क्या है, गर्त है, ये कौन सा गर्त है, ये अपने सेलाट्रस्ट का जो गर्त है, इस सेलाट्रस्ट का गर्त के अंतर्गत ये जो हिस्सा है ये मस्तिष्क का हिस्सा है। ये कौन सा है? ये ब्रेन है बच्चों। ठीक है, तो ब्रेन का यहां पर इस पार्श्व सतह पर यहां पर क्या पाया जाता है, रैथ के पाउच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रैथ के पाउच पाया जाता है। तो इस रैथ के पाउच, ये बच्चों ये इस प्रकार से परिवर्तित होता है। ये रैथ के पाउच है और ये रैथ के पाउच जो है इस प्रकार से यहां पर परिवर्तित होता है। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार से जब परिवर्तित होता है तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि जो इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, जो इनफंडिबुलम होता है, ये इनफंडिबुलम इसकी सतह से आकर यहां पर क्या है, जुड़ता है। ठीक है, इनफंडिबुलम किससे आकर जुड़ रहा है? इस रैथ के पाउच की सतह से आकर यहां पर जुड़ रहा है। तो देखो यहीं से अपन को समझना है, दो बातें हैं, एक तो कौन सी है, रैथ के पाउच, और दूसरी कौन सी है, इनफंडिबुलम। ठीक है, तो रैथ के पाउच और इनफंडिबुलम जो है, इन्हीं से हमारी दोनों पीयूष ग्रंथि के जो लूप हैं उनका परिवर्तन होता है। तो देखिए कैसे होता है, आगे क्या होता है बच्चों कि रैथ के पाउच जो है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया ये ठीक है, और इनफंडिबुलम जो है ये इस प्रकार से यहां पर इससे परिवर्तित हो गया। आया समझ में? यहां तक देखो, फर्स्ट डायग्राम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। तो प्रारंभिक रूप में इस प्रकार से रैथ के पाउच दिखाई देता है, फिर इससे इनफंडिबुलम यहां पर इस प्रकार से जुड़ता है, और जुड़ता है तो उसमें क्रमिक परिवर्तन होते हैं बच्चों। तो यहां पर ये रैथ के पाउच इस प्रकार से यहां परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब देखिए ये रैथ के पाउच है और ये इनफंडिबुलम था, जो मैंने यहां पर रेड लाइन से यहां पर इसको बता रखा है। अब इनके बीच, मतलब जो यहां रैथ के पाउच और इनफंडिबुलम के मध्य का जो हिस्सा है, ये जिस सतह से ये जुड़ता है, दोनों जो सतह जिस भाग से जुड़ते हैं, जिस जगह पर जुड़ते हैं दोनों, यही जो हिस्सा है ये आगे चलकर किसका निर्माण करता है, पार्स इंटरमीडिया का। किसका निर्माण करता है, पार्स इंटरमीडिया। इट मींस जो दोनों लूप है हमारे, कौन से, न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके मध्य का जो भाग है, ये जो मैंने ब्लू लाइन से यहां पर व्यक्त कर रखा है, ये किसके रूप में परिवर्तित होता है, पार्स इंटरमीडिया के रूप में, मध्य भाग के रूप में। तो ये जो रैथ के पाउच है ये तो आगे चलकर किसका परिवर्तन कर लेता है, एडिनो हाइपोफाइसिस का। ठीक है, और जो ये इनफंडिबुलम होता है बच्चों, ये इनफंडिबुलम आगे चलकर या इसमें क्रमिक परिवर्तन होते हैं, और उससे किसका परिवर्तन हो जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस का परिवर्तन हो जाता है। इट मींस समझ में आ गया होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो परिवर्तन है वह मस्तिष्क के जो रैथ के पाउच होता है वहां पर होता है, सेलाट्रस्ट का गर्त के अंतर्गत होता है, एक्टोडर्मल परिवर्तन होता है, और इसके अंतर्गत दो मुख्य संरचनाएं हैं, एक तो है रैथ के पाउच और एक क्या है, इनफंडिबुलम। और रैथ के पाउच और इनफंडिबुलम इन जिस सतह पर जुड़ते हैं, वह सतह या मध्य वाला जो भाग है वो तो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, पार्स इंटरमीडिया का निर्माण करता है, और इनफंडिबुलम जो होता है वो किसका निर्माण करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस का निर्माण करता है। इट मींस पोस्टीरियर लूप का। ठीक है, और जो रैथ के पाउच जो होता है बच्चों, ये किसका निर्माण करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस का परिवर्तन करता है।
तो इस प्रकार से ये दोनों संरचनाएं जो हैं, ये दोनों जो लूप हैं उनका परिवर्तन करती हैं, और ये दोनों संरचनाएं जिस सतह पर जुड़ती हैं उस सतह के द्वारा इन दोनों लूपों के मध्य भाग, इट मींस पार्स इंटरमीडिया का परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस प्रकार से यहां पर इस पिट्यूटरी ग्लैंड का परिवर्तन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके आगे हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको अभी थोड़े कुछ समय के लिए छोड़ रहा हूं। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।